मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग सार्क कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। यानी उसके हवाले से वो बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने भारत के लिए ये कहा कि भारत से हम चाहेंगे कि वो इसमें शरीक हो। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भारत कंट्रीज को ये मना करता रहा कि इसमें शामिल ना हो, डिसफंक्शनल करने की कोशिश की। तो काफी बातें उन्होंने इस हवाले से की हैं। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए आज भारत के एक वेल नोन और काफी मारूफ सहाफी हैं आशीष सिंह, जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए काम करते रहे हैं और कर रहे हैं, और इसके अलावा प्रिंट मीडिया में लिखते भी हैं। आशीष सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू आलिया, और आपके सारे व्यूअर्स को ब्रेकिंग बैरियर्स के मेरा नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सिंह जी, जिस तरह मैंने ये कहा कि अपकमिंग सार्क कॉन्फ्रेंस की अब बात की जा रही है और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है। पहले उन्होंने बताया कि भाई हम इसको होस्ट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ये कहेंगे कि वो अगर फिजिकली इसमें शामिल नहीं भी होना चाहता तो इसमें वो वर्चुअली शामिल जरूर हो। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि भारत के इस हवाले से क्या मौकिफ है? क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि इसमें शामिल होंगे, पाकिस्तान आएंगे, या कि आप ऑनलाइन ही इसमें शामिल होना चाहेंगे? इंडिया ने बहुत क्लियर कर लिया है ऑलिया, और आपका जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही परफेक्टली वेल टाइम्ड है, क्योंकि जस्ट कुछ घंटे पहले ही 2-4 घंटे हुए हैं जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है, और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से सार्क का जो इन्विटेशन है और जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा कि चाहे वो इन पर्सन नहीं तो कम से कम वर्चुअली अटेंड कर लें, सो वो मुझे नहीं लगता है इस तरह का कुछ भी जल्दी हो रहा है। लेकिन आलिया, मैं एक लार्जर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देते समय एक ब्रीफ क्वेश्चन से आपके व्यूअर्स को भी अवेयर कराना चाहूंगा। ये हमें समझना होगा कि सार्क डिसमेंटल हुआ क्यों, डिसफंक्शनल हुआ क्यों। वो इसलिए हुआ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और हमने बार बार देखा है, 2016 में भी सार्क वाली बात हो रही थी, तब उरी अटैक हो गया और फिर वापस बालाकोट हो गया। सो इस तरह से हमने देखा है, पुलवामा के बाद में बालाकोट किया इंडिया ने। तो इस तरह से ना हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता रहा है, और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और ISI से लिंक मिलता रहा है। इन एडिशन टू द थीमेटिक कश्मीर, और अगेन ऐसे कि वो इंडिया नहीं कहता है, इंडिया के अलावा FATF जो कि वर्ल्ड बॉडी है वो कहती है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सो आई डोंट सी, इट्स नॉट जस्ट 2021 और 2022, आई डोंट सी सार्क बहुत आसानी से और बहुत जल्द होगा। दूसरा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक एडिशनल पॉइंट भी मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूंगा। देखिए, सार्क का जो पर्पस था वो बाय एंड लार्ज ना बिम्स्टेक और बायलैटरल के जरिए इंडिया मीट कर रहा है। ऑल्दो थोड़े से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं सार्क और बिम्स्टेक को अगर आप देखेंगे। बिम्स्टेक सार्क इज मोर ऑफ अ जस्ट रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म। बिम्स्टेक इज बोथ आसियान प्लस द साउथ ईस्ट एशिया। सो बिम्स्टेक इज अ लार्जर वन। काफी हद तक इंडिया का जो सार्क वाला पर्पस था वो मीट होता है, और जो कुछ थोड़ा बच जाता है वो बायलैटरल लेवल पर भी किया जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा खास जरूरत भी नहीं दिखती है इंडियन गवर्नमेंट की ईगरनेस पॉइंट ऑफ व्यू की सार्क होना भी चाहिए, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो कुछ नुकसान हो रहा है। और समथिंग सिमिलर विद द अदर कंट्रीज, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा ईगरनेस नहीं दिखाई देती है कि वो सबमिट कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या फिर उसका इफेक्टिवनेस कम है, तो कुछ बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है। हमने देखा कि जो एक कॉन्फ्रेंस तो इस वजह से पहले नहीं हो सकी कि उसमें इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी उस दौरान टेंशन चल रही थी दोनों के बीच, उड़ी का वाकया हुआ था इस तरह के, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद जो एक सार्क कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में होना थी, उसमें ये कहा गया कि क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जो अफगानिस्तान है, तालिबान, वो भी जो है वो उनका इसमें रहे, और वो नहीं, भारत की तरफ से जो है वो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो क्या आप समझते हैं कि, अच्छा एक और बात इसमें जो बहुत अहम है, इससे पहले कि मैं आपको सवाल आप तक पहुंचाऊं, वो ये है कि शायद
ये भी समझा जाता है कि जो सार्क कंट्रीज हैं उसके ऊपर जो इंडिया है उसके डिसीजंस ओवरलैप करते हैं, यानी कंट्रोल है इंडिया को। तो इस वजह से भी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ये बात की है कि हम चाहेंगे कि होने दिया जाए इसको, तो शायद ये कहीं डर है, आप समझते हैं कि कहीं खौफ है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ये सार्क कॉन्फ्रेंस जो है उसके लिए होस्ट करने के लिए तैयार हो, कॉन्फ्रेंस होने लगे, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जिस तरह आपने कहा कि आप ये समझते हैं कि एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस इस वक्त नजर नहीं आ रही। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आंसर में भी किया था कि इंडिया को बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नुकसान होता हुआ बायलैटरल लेवल पर या फिर जो सार्क के मेंबर्स है दिखता नहीं है। वो बिम्स्टेक और बायलैटरल लेवल पे काफी ज्यादा सॉर्ट आउट हो रहा है। लेकिन जो खौफ वाली आपने बात कही, ऐसा है नहीं। क्या श्रीलंका पाकिस्तान के साथ किसी तरह के इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नहीं है? क्या आपके क्रिकेट वाले रिलेशंस नहीं है? और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ में बायलैटरल लेवल पर डील करती हैं। सो आई डोंट सी, अगर इंडिया का खौफ होगा तो फिर बायलैटरल भी बंद करवा दें हम, पर वो तो हो नहीं रहा है। और एक और बात आपको ध्यान देना होगा आलिया, देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को या फिर मोदी सरकार को या बीजेपी को सार्क नहीं चाहिए। दे वुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, कई सालों की मेहनत है, कई कंट्रीज की मेहनत है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया जब उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री बने वो देश के। किसको बुलाया उन्होंने? सारे सार्क लीडर्स को बुलाया। नवाज शरीफ थे उस समय, वो आए थे और वहां पर बहुत ज्यादा हिचकिचाहट चल रही थी, आर्मी ऐसा आने नहीं दे रही थी। फिर नवाज शरीफ बोले कि नहीं मैं तो जाऊंगा। फिर पीएम एक बार खुद सरप्राइज विजिट भी गए नवाज शरीफ की फैमिली में जो वेडिंग थी। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया था कि इंडियन गवर्नमेंट वुड वांट सार्क अ प्लेटफॉर्म टू फ्लरिश, बट there is a larger issue, and that issue is not just related to India. That issue is related to the entire world, and that is where the Indian government is not the only entity or the government in the entire world which is talking about the terrorism aspect. It's the world body is talking about it, and that's the reason मुझे नहीं लगता है कि इंडिया का खौफ वाली बात जो आप कह रहे हैं, इंडिया का खौफ करना होता और सार्क नहीं चलाना होता तो प्रधानमंत्री मोदी अपने फर्स्ट, और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आई बिलीव योर व्यूअर्स वुड अंडरस्टैंड, पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है और वो सारे सार्क लीडर्स को इनवाइट करता है, दैट इज अ स्पेशल जेस्चर। देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट, देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन माइंड। तो इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं उरी अटैक हो जाए, हमारे जवानों को मार दो, फिर पुलवामा अटैक हो जाए, 40 जवानों को, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने जो ये कहा कि क्या खौफ की जो बात की कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि भारत ने जो है पहले मतलब जो कंट्रीज को जो है वो नहीं आए उनके कहने पर, और अब भी कहीं, तो आपको नहीं कि क्या हमारी तरफ ऐसा कोई खौफ है कि हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ और करवाने ये सार्क होने लगी तो भारत जो है वो हो सकता है कि कंट्रीज को मना कर दे कि वो ना आए, इस वजह से उन्होंने ये बात की हो कि भाई प्लीज इस तरह ना करें, आप होने दें और आप भी आए। नहीं तो कर ले। इंडियन गवर्नमेंट ने कब दूसरों को कहा है, कब दूसरों को मना किया है? आप कर लीजिए ना सार्क, ये डिफॉल्ट रियलिटी है आलिया। एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ इंडिया इज लाइक अ बिग ब्रदर दिस थिंग, अगर वही एटीट्यूड होता तो वो नेपाल के साथ, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, बहुत सारे देशों के साथ दिखता, उन्हें उनमें से किसी को ऐसा लगता नहीं है। सो अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है कि वो कर सकते हैं इंडिया के बिना तो कर ले, बट प्रैक्टिकल रियलिटी है इंडिया के बिना सार्क इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है, डिसफंक्शनल ही रहेगा। सो ये रियलिटी है। अब उसमें आप ये एलिगेशन लगाएं कि ये नहीं आ रहा, ये बोल देगा, ये बोल देगा, ऐसा नहीं है बॉस। सिंपल है, आपके पास क्या ये पावर है, क्या आपके पास वो लेवरेज और वेटेज है, क्या एज अ कंट्री पाकिस्तान इज रिस्पेक्टेड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ सार्क। इफ दीज थिंग्स हैपन, आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट अगर बोलेगी भी तो कोई कंट्री रुकेगी। ठीक, अच्छा मैं तो खुद ये बात करना चाह रही हूँ, मैं तो खुद ये कहती हूँ कि देखिए एक तो ये कि हम पहले स्टेप्स ऐसे उठाते हैं, मसलन ये कि भारत की तरफ से जब हमें बुलाया जाता है तो हम इनकार कर देते हैं। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके लिए जब इनविटेशन आया तो हमने इनकार कर दिया, हम नहीं गए। हमने तो अमेरिका को भी इनकार कर दिया, हम नहीं गए। और उसके बाद हम ये समझते हैं और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अगर कुछ करवाना चाहते हैं और भारत को इन्वाइट कर रहे हैं तो वो आए, और बेशक चले अगर वो, क्योंकि हम नहीं गए थे तो हमें खदशा है कि वो भी नहीं आएगा, तो हम ये कहते हैं कि चले आप ऑनलाइन ही आ जाए, और चले अगर आप ऑनलाइन भी शरीक नहीं होना चाह रहे तो फिर आप कम से कम ऐसा करें कि ये कॉन्फ्रेंस होने दें, इसमें जो है कोई वो ना डाले। तो मैं तो खुद ये समझती हूँ कि भले देखिए तो सही कि आप कर क्या रहे हैं।
तो इसमें ये भी एक अच्छा आंसर शामिल है, इस पे भी आप बात कर लीजिए अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि क्या। मैं तो खुद ये समझती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान ने जो इंडिया की तरफ से एक जेस्चर आया, उन्होंने कहा कि आप शामिल हो, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। तो आप समझते हैं कि ये भी एक इसमें शामिल है एलिमेंट, इस वजह से भी भारत हो सकता है इनकार कर दे कि भाई हम नहीं आएंगे, आप भी तो नहीं आए। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इंडिया के कुछ इन्विटेशंस में आप जिसका बात कर रही है वो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज की एनएसएस की मीटिंग भी हुई थी पिछले महीने, जिसमें एनएसए डोवाल ने होस्ट किया था। ऑल ऑफ देम कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल। सो इंडिया के इन्विटेशन पे अगर आ जाए पाकिस्तान, तो क्या हम अपना जो टेरर वाला टॉक एंड टेरर वाला जो स्टैंड है उसको डायल्यूट कर देंगे? ऐसा नहीं मुझे लगता है, और ये पिछले 6-7 सालों में दिख गया है। और जहां तक रही बात बायलैटरल की, देखिए आलिया, बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, स्पोर्ट्स में भी कुछ सेक्शंस हैं, और पैरामिलिट्री में भी है। फॉर एग्जांपल कोस्ट गार्ड का आप देखिए, पाकिस्तानी और इंडियन कोस्ट गार्ड एनुअल लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं, और वो एकदम थीमेटिक तरीके से होता है। कोई ऐसा एपिसोडिक वाली चीज नहीं है कि एक साल किया दूसरे साल नहीं किया, बाकायदा होता है। तो जहां पर करना है, जहां पर लोगों को इम्पैक्ट नहीं हो, इंडिया के सिविलियंस हो, पाकिस्तानी सिविलियंस हो, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, और उन चीजों को ध्यान में रख के वहां पर बायलैटरल्स किए जा रहे हैं। मल्टीलैटरल फोरम्स में भी, जहां पर पाकिस्तान है, क्या इंडिया यूएन में नहीं जा रहा है, या फिर और किसी एससीओ फॉर दैट मैटर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन पाकिस्तानी मिलिट्रीज एक साथ में एक्सरसाइज कर रही है, वहां पर एक साथ में कल्चरल इवेंट हो रहे हैं, मिलिट्री इवेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कंप्लीटली ही मना कर दिया है। मेजर एस्पेक्ट यहां पर यह है, पाकिस्तान एज अ कंट्री इज नॉट रिस्पेक्टेड बाय द सार्क मेंबर्स। अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ में किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पे, बायलैटरल तो होता ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, मल्टीलैटरल फोरम पे अगर बॉयकॉट करना होता, साइडलाइन होता, तो और बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहां पर इंडिया और पाकिस्तान साथ में आते हैं। इंडिया वहां पर मना कर सकता था, नहीं करता है। इट्स वेरी क्लियर कि बाकी कंट्रीज नहीं देखते हैं, इंडिया के पार्टिसिपेशन के बिना वो डिफॉल्ट डिसफंक्शन हो जाता है, और थीम वही है। आप शाह महमूद कुरैशी जी का, मैं आपको पूरे डिस्कशन का एक क्रक्स बताता हूं। ये ना, ये एक जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं ना पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा, ये आपकी आवाम को भटकाने के लिए और ये बताने के लिए कि इंडिया की तरफ पॉइंट आउट करो, इंडिया की तरफ देखो, वो हमें दबा रहा है। बॉस, ये नरेशन आप कितने दिन चलाएंगे? आवाम को समझ में आएगा कि आपने जो अपना काम करना है ना वो कीजिए। वो हम अपना काम नहीं कर सकते, हम गरीबी नहीं हटा सकते, हम लोन नहीं कम कर सकते, क्योंकि सब चीज की वजह है इंडिया देखो। कुछ और पूछा, कश्मीर देखो। बॉस, इंडिया में अगर इस तरह के नरेशन बिल्ड होंगे ना, तो यहां पर मीडिया और आवाम, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनके खिलाफ रस्तों पर उतर जाएगी। हर एक प्रश्न का आंसर कश्मीर नहीं होता है, हर एक प्रश्न का आंसर पाकिस्तान नहीं होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। वहां पर वो नरेशन बिल्ड किया जा रहा है कि हम तो करना चाह रहे हैं और हो रहा नहीं। आपको भी पता है, आप खुद तो आए नहीं, आपका इंटेंट आपने बहुत क्लियर कर दिया कि चलो इंडिया ने इन्वाइट किया होता, या फिर इंडिया को आप भी कर लिए होते। आप कर नहीं रहे हो। एक आध 2 साल वाली बात आ लिया, आप देखिए कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए। इंडिया छोड़िए, एफएटीएफ से आप ग्रे लिस्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे। जब एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी आपके ऑल वेदर एलाय चाइना के पास रहती है, तब भी नहीं बाहर आ पाते हो। यूएस के पास रहती है, तब भी नहीं बाहर आ पाते हो। जर्मनी के पास रहती है, तब भी नहीं बाहर आ पाते हो। तो देयर इज अ सिस्टमैटिक इशू देयर एंड यू विल हैव टू एड्रेस इट। आप वो एड्रेस कीजिए, आ जाएंगे। सार्क छोड़िए, बायलैटरल भी शुरू हो जाएगा। जी, ये जो आपने अभी बात की ना कि उसका जो है प्रश्न का, वो जो आप रिप्लाई की बात करें, मसला पता क्या है कि अब आ रहे हैं आगे इलेक्शन। तो वैसे तो खैर हमारा एक कौमी नारा होता ही है, ये जो हम बात करते हैं भारत और कश्मीर, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो हुकूमतों का सबसे बड़ा नारा ही ये होता है, इसी स्लोगन पर वोट लिए जाते हैं। ये तो बहरहाल पता ही है हमें, हम जानते ही हैं। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की, तो देखिए अगर हम देखें आशीष जी, पिछले कुछ अरसे में मसलन ये कि एलओसी पर जो सीज फायर हुआ, तो काफी अरसे तक दोनों तरफ से बड़ी अमन रहा, पीसफुल एक माहौल रहा। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो इस एक साल में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी एज सच, यानी ये कि जिस तरह कुछ चंद वाकयात पहले करीबी माजी में पास्ट में हो चुके हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं ऐसा ही, या आप समझते हैं कि नहीं, वो जो एक, क्योंकि एक इशू है जो चलता चला आ रहा है, जो कि भारत सवाल उठाता रहता है, तो उसी के ऊपर जो है ये स्टैंड है अभी तक? I didn't get the last part of the question.
जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अब अगर फर्ज कीजिए कि जिस तरह एलओसी पर दोनों तरफ से एक जो एग्रीमेंट हुआ कि दोनों तरफ से नहीं किया जाएगा, वो रहा, अच्छा माहौल रहा, तो आप समझते हैं कि अब कुछ सिचुएशन बेहतर है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक स्टैंड वही है पहले वाला, तो उसी के ऊपर यही फैसले किए जाएं? एलएसी तो इशू नहीं है ना आलिया। एलएसी इन द सेंस, आई डोंट मीन दी एलएसी पर से। व्हाट आई मीन इज कि एलएसी पर जो सीज फायर वॉलेशंस होते रहे हैं वो कभी मेजर इशू नहीं रहा है, क्योंकि उसको मिलिट्री डोमेन में इंडिया रिटेलिएट कर लेता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लोकल स्नाइपर लेवल पे हो या फिर स्ट्राइक लेवल पर हो, तो वो ज्यादा कभी हाईलाइट हुआ नहीं है। इशू रहता है जो कश्मीर में टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है, और उसके लिए मैं आपके जरिए आपके सारे व्यूवर्स को एक थैंक यू करना चाहूंगा पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को स्पेसिफिकली, कि आप जो भेज रहे हैं ना वो डबल वैक्सीनेटेड भेज रहे हैं। ये अभी अभी एक लास्ट जो अभी एक एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, उसमें सर्टिफिकेट भी मिला। सिनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है वो लगाई थी उन्होंने, डबल वैक्सीनेटेड। सो एटलीस्ट चलिए उतना तो केयर किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को इन्फेक्ट ना करे वहां पर। बट द इशू रिमेन्स कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करवाना, दैट इज द इशू। और ये आपको आपकी पॉलिटिकल जो क्लास है उसे अपने वर्चस्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस इशू को जिंदा रखना है हमेशा, इसीलिए उनको खत्म नहीं करना है। और उसी वजह से आप देखिए आज आपको आईएमएफ हो, चाइना हो या फिर और भी कंट्रीज हो, सऊदी हो, वर्ल्ड बैंक हो, सारे आप पर लदे हुए हैं। ब्याज देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, बिकॉज वो एफएटीएफ के बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए ग्रे लिस्ट में है, और बहुत सारे कोर इश्यूज हो रहे हैं। देखिए आप सांप पालेंगे ना कि पड़ोसी को ही काटेगा, ऐसा होता नहीं है, वो आपको भी काटेगा। धीरे धीरे आपका उसका पॉइजन जो है उसकी भरपाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम, इन सब पर हो रहा है। पाकिस्तान कुड बी अ वेरी गुड फ्लरिशिंग इकोनॉमी, व्हाई नॉट? इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, डबल डिजिट में, और कोई एक दो साल की बात नहीं है, थीमेटिक मैनर में दिख रहा है। चाइना से फास्ट ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है, क्यों नहीं ग्रो कर सकता? आप वो नहीं कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट, एज अ मिलिट्री, और उसका खामियाजा लोगों को भरना पड़ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में भरना पड़ रहा है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं। कमिंग बैक टू द मेन थिंग, इन कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन वाला इशू है वो कोर इशू है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का मेजर चेंजेस आएंगे इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड में। ठीक, अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, जो भारत की तरफ से एक सवाल था वो ये था कि वो नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान को इसमें जो है वो उसमें शामिल किया जाए। तो आप अब तो तालिबान से आपके भी डायलॉग हुए, हमने देखे, ठीक है, तो अभी भी आपका अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से वही पर्सपेक्टिव है, या ये भी एक इसमें एक तो आप बात करें, ठीक है, दहशतगर्दी की जो आप बात करें कि जो आपकी तरफ से एक रहता है सवाल, लेकिन क्या इसमें ये भी शामिल है, ये इशू भी है? तालिबान, यस, तालिबान बहुत लार्जर स्केल पर, और केवल इंडिया का नहीं है, वो कंफ्यूजन और वो जो स्टेटस को वाला सीन है वो पूरे वर्ल्ड का और सारे लगभग मेजर गवर्नमेंट्स का एंड कंट्रीज का है। वो वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड विद तालिबान। आप उनको इकोनॉमिक सपोर्ट कीजिए, वी डोंट नो वेदर इट रीच मासेस, बूढ़ों को, बच्चों को, उन औरतों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो ये इशू रहा है अफगानिस्तान में जब तालिबान जब से आया है। तो ये मैं इसे फिर भी एक साइड इशू सा देखता हूँ। मेन इशू मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टेररिज्म खत्म करेंगे ना, तो बाय एंड लार्ज मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान वाला इशू भी काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। दे वांट दीज थिंग्स टू स्टे अलाइव। खत्म हो जाएगा कश्मीर का इशू, खत्म हो जाएगा तालिबान का इशू, तो फिर आर्मी क्यों चाहिए, फिर नेवी क्यों चाहिए वहां पे? सो ये हमेशा एक वाइब्रेंट और एक अलाइव इशू रखा जाएगा, एकदम आग उसमें हमेशा लगा के रखी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जब तक कोई बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर विद अ क्लियर मेजोरिटी नहीं आता है, जो कि आर्मी और आईएसआई से इंडिपेंडेंटली काम करे, उन पर किसी तरह का डिपेंडेंसी नहीं रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं करना पड़े फॉर द पॉलिटिकल एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑब्वियसली, मुझे नहीं लगता है कि सिचुएशन किसी तरह से बदलेगी। तो तालिबान इज एन इशू, बट दैट्स अ साइड इशू। अभी उभरा है वो, अभी पिछले साल 1.5 साल में वो इशू रेज हुआ है। अब देखिए ना आलिया, इससे भी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इससे भी एक बाइफर्केशन कीजिए, क्लैरिटी, विजिबिलिटी दिखती है। पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज है, पूरे वर्ल्ड में ना 1 2 3 कंट्री छोड़ के
कंफ्यूज है कि तालिबान के साथ में जाएं या नहीं जाएं। पाकिस्तान पहले दिन से ढोल नगाड़े लेके तैयार बैठा, आ जाओ जी आ जाओ, हार पहना देते हो, फूल पहना देते आओ हम तो। यार ये आपका ये ना एज ए गवर्नमेंट एज ए मिलिट्री इंटेंट नहीं दिखा रहा है। आप देखिए आप कितना अगेंस्ट द वेव जाके कितनी अलग सोच रख के कर रहे हैं कि हम तुरंत हाथ पकड़ रहे हैं जिसके साथ में वर्ल्ड डर रहा है, सोच रहा है कि यार इनके साथ शेक हैंड करें कि नहीं करें। और पाकिस्तान नहीं नहीं आओ 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 प्लीज यार आओ बैठते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान वाज पाकिस्तान। तो ये इट्स अ क्लियर विजिबल कंपार्टमेंटलाइजेशन। अपने ही तो बच्चे हैं ना। देखिए मसला पता है क्या है, एक तो ये है कि वर्ल्ड जो सोच रहा है, एक तो चले इसके मुख्तलिफ आप कह सकते हैं एंगल्स हैं कि हो सकता है बहुत से कंट्रीज के उनके बॉर्डर्स नहीं मिलते, हमारे क्योंकि बॉर्डर्स भी मिलते हैं। आप तो बात कर रहे हैं तालिबान की, हमने तो टीटीपी के साथ भी मुआहिदा कर लिया, हमने तो उनके साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, जिनके साथ जिन्होंने आप जानती हैं क्या कुछ किया हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हमने तो उनके साथ। अब वो फिर उसके लिए कहा यह जाता है कि भाई क्या करे, दहशतगर्दी वहां से होगी तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर्स मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये मसला है। अच्छा आलिया आप बताइए, अफगानिस्तान के साथ में क्या केवल पाकिस्तान का ही बॉर्डर मिलता है, सेंट्रल एशिया का नहीं मिलता? उन्होंने तो नहीं शेक हैंड किया, उन्होंने तो हाँ, अपने बॉर्डर्स बराबर और मिलिट्रीली वो प्रिपेयर्ड हो गए। ये आई डोंट थिंक दिस बॉर्डर मिलता है इज अ राइट एक्सक्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट जा रहा है और आप सामने से लेके ये बस नेचर मिल रहा है ना, प्लानिंग और इंटेंट जो है वो मिल रहा है। वो ओसामा बिन लादेन ना इसीलिए वहां पर पाया जाता है पाकिस्तानी मिलिट्री कंपाउंड के बगल में अबोटाबाद में, जहां पूरा वर्ल्ड ढूंढ रहा है उसको, वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड, लेकिन वहां मिलेगा बिकॉज द इंटेंट द प्लानिंग इज देयर इन सिंक। और अब वो लार्जर स्केल पे, ऑर्गेनाइजेशन स्केल पे, कंट्री स्केल पे अब तालिबान के साथ में सिंक हो रहा है। कभी एक इंडिविजुअल के साथ हुआ था ओसामा बिन लादेन, फिर कभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ, इसलिए एफएटीएफ के सैंक्शंस लगे। हाफिज सईद हो, ओसामा बिन लादेन हो और ऐसे बहुत सारे हो, इंडिविजुअल लेवल पे आपकी प्लानिंग सिंक कर रही है, वो मोहरे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से आपकी कंट्री पे कर रही है, आपका आवाम पे कर रहा है। इनको खत्म कर दीजिए। एज ए कंट्री आप कितना फ्लरिश करेंगे, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कितना ज्यादा आपको एक जो लिबरेशन सा मिलेगा, और अभी दुनिया भर के सैंक्शंस लेके बैठे हुए हैं क्योंकि आपके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं हो पाएगी तो कैसे फ्लरिश करेंगे। फिर अब कंट्री लेवल पे मिल गया तो आप जा ही रहे हैं उस डायरेक्शन में। aren't you going towards as a country? I'm surprised at times, and आपके बहुत सारे दूसरे भी जो कंट्री में उनसे मैं बोलता हूँ एज ए कंट्री आई एम सरप्राइज कि क्या वहां पर मीडिया और आवाम को ये समझ में नहीं आ रहा है। Isn't it like you're sitting on a ticking time bomb, be it social, be it economic, be it political, और फिर आप रो रहे हैं ये ना इसने हमको छोटे बच्चे की तरह वो हमको अब खेलने नहीं दे रहा, वो उसका बैट और बॉल था ना तो वो बाकी प्लेयर्स को भी नहीं खेलने दे रहा है मैच। बस इज एज सिंपल एज दैट। यू कांट, यू हैव टू एज अ कंट्री improve, evolve, and there are major issues as far as the basics in place are concerned. देखिए ना, हम तो ऐसे ही कहते हैं, बिला वजह कहते हैं कि जी भारत को क्यों दुश्मन देश कहा जाता है। आप देखिए भारत के होने के बावजूद कितना ज्यादा कंसर्न रखते हैं हवाले से, हम पाकिस्तान के हवाले से। आपने कहा कि देखें किस तरफ जा रहे हैं, कुछ तो ठीक कर ले। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी फिक्रमंदी का। लेकिन आपको मैं एक बात आखिर में बताती चलूं, बहुत नेबर है शुक्रिया। ना, आज आपने जो कहा ना, आपने जो बात कही अफगानिस्तान के लिए, मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए ना, नेबर हो तो इतना तो कंसर्न रखो। तो मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपने बात की ना, टिक टिक बॉम्ब जो है वो बज रहा है, तो ये हमारे जो फवाद चौधरी साहब है वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, बड़े अच्छे तरीके से सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो जगह जगह बॉम्ब फिर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने बनाए और जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से सब जानते हैं। लेकिन ठीक कौन करेगा। और आपने जो कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट जब आएगी, जब एक ऐसा वजीर आजम होगा जो इंडिपेंडेंटली अपने एक्शन जो है अपने स्टेप्स ले सकेगा, तो देखिए क्या होता है। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और 2-3 नारे जो बहुत स्लोगन्स ऐसे पॉपुलर होते हैं उनकी बेस पर वोट भी लिए जाएंगे। और आप देखिएगा जो आपने अभी ये बात की, क्विक क्वेश्चन फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, क्या आवाम में ये इस तरह के नारे स्ट्राइक करते हैं, करंट करते हैं? नहीं, तो देखिए जब ज़हन साज़ी की जाती है ऐसी, तो बहुत बहुत बड़ी तादाद है एक ऐसी कि जो आ, इस बात पे जो है वो बिलीव करते हैं, और वो तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है। और ये जो हम बात करें तो अभी तो हमारे जो इलेक्शन है उसमें भी ऐसे बहुत से अनारसे, आप जानते हैं कि टीएलपी जो है वो तो अब इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी, और हम देखेंगे कि वो कितने खुद कितना जीतती है और दूसरों को कितना सीटें लेकर देती है। बहरहाल ये सब तो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच आशीष सिंह फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्लेजर, सेम।
थैंक यू वेरी मच।